हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, भले होंगे। प्रिय बच्चों, मैं धीरज आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। कल के वीडियो में हम लोगों ने देखा था बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी लेसन 1 जो क्लास 12 का हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, उसका जो है ये आज चौथा दिन है बच्चों। तो आज के दिन हम लोग ये सब आप हेडिंग देख रहे हैं जो लिखा गया है बोर्ड पर, जैसे कि विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति, ऊर्जा का मात्रक, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, और एक समरूप विद्युत क्षेत्र में रखे, यहाँ पर में रखे विद्युत द्विध्रुव पर कार्य करने वाले बल युग्म का आघूर्ण क्या होता है, विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य क्या होता है, और विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। आज के वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे बच्चों। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें। क्या होती है विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति। तो माना कोई आवेश जिसका द्रव्यमान, माना कोई आवेश, इसको देखते हैं, इसका डेरिवेशन करते हैं। माना, मेरे साथ 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 आप लोग भी लिखते चलिए। माना कोई आवेश जिसका द्रव्यमान m हो, कोई आवेश q है जिसका द्रव्यमान स्मॉल m, जिसका द्रव्यमान स्मॉल m हो, किसी विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। मान लो एक समान विद्युत क्षेत्र E है, विद्युत क्षेत्र E में रखा गया है। तो मान लो ये एक समान विद्युत क्षेत्र है बच्चों, विद्युत क्षेत्र है, और ये कोई आवेश है, ये आवेश है Q, आवेश है, इसका द्रव्यमान m है, एक समान विद्युत क्षेत्र E में रखा गया है। ठीक है, तो ये विद्युत क्षेत्र में रखा गया है, तो इस पर बल युग्म का बल काम करेगा बच्चों, विद्युत बल काम करेगा। तो विद्युत बल कल हम लोग देखे थे कैसे परिभाषित करते, यहाँ लिख सकते हैं F बराबर QE। वो बल कौन सा होगा, F बराबर QE के। ठीक है, कल के वीडियो में हम लोग देखे थे ये F बराबर QE। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से E बराबर F अपान Q होता था, तो F बराबर क्या हो जाएगा, QE। ठीक है, तो अगर इस आवेश को हम लोग स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ दें, अभी जब तक स्वतंत्र नहीं है तब तक ये बल कार्य कर रहा है इस पर, लेकिन ये घूम नहीं रहा है। अगर हम इसको स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ दें तो ये अपने स्थान से, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने लगेगा, अर्थात जिस दिशा में बल लगेगा बल की दिशा में ही गति करने लगेगा। ठीक है, जैसे भाई कोई भी वस्तु हो, अगर मान लो इस दिशा में बल लग रहा है, तो जिस दिशा में बल लग रहा है उसी दिशा में जाएगा, वो गति करेगा। ठीक है, तो आप जानते हैं न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु जो है गति कर रहा है तो उसमें त्वरण उत्पन्न होता है, और तो यह जो है त्वरण इस प्रकार, इस फार्मूले से दिया जाता है, F बराबर m ए। ठीक है, हम आप पढ़े हुए हैं इसको, न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार यह है F बराबर m ए। तो A बराबर बच्चों यहाँ से क्या हो जाएगा, A बराबर F बाई m, क्या हो जाएगा, A बराबर F बाई m। ठीक है, इसको समीकरण 1 रख देते हैं, इसको समीकरण 2। ठीक है, जब तक ये स्थिर था, रखा हुआ था, तब तक ये बल काम कर रहा था, लेकिन ये गति में नहीं था। अगर स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ दें तो बल की दिशा में गति करने लगेगा। तो बल की दिशा में गति करते हुए मान लो यह यक्ष दूरी तय कर लेता है, यक्ष दूरी तय कर लेता है, मान लो यक्ष दूरी तय कर लेता है, और यक्ष दूरी तय करने के बाद इसका अंतिम वेग क्या हो जाता है, v। अंतिम वेग इसका क्या हो जाएगा, अंतिम अंतिम वेग क्या हो जाएगा बच्चों, v। तो इसका मतलब प्रारंभिक वेग में स्थिरावस्था में था, चल तो रहा नहीं था, जो प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा इसका, माना प्रारंभिक वेग इसका u।
प्रारंभिक वेग u जो कि 0 होगा, क्योंकि स्थिरावस्था में था प्रारंभ में। ठीक है, ये तो स्वतंत्रतापूर्वक जब हम लोग छोड़ दिए, स्वतंत्रतापूर्वक छोड़ने पर यह गति किया है, तब इसका अंतिम वेग x दूरी तय करने के बाद इसका वेग v हुआ है। तो न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार हम लोग जानते हैं, अगर x दूरी तय कर लेता है तो तृतीय समीकरण से क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये इस फार्मूले से यहाँ पर s दूरी है, और चूंकि यहाँ ये x दूरी तय हमने माना है, तय करता है, तो s के स्थान पे क्या लिख देंगे, x। तो चलो बच्चों देखते हैं, v स्क्वायर बराबर हो जाएगा, अच्छा प्रारंभिक वेग u का मान 0 है तो 0 रख दें, प्लस 2 a का मान हम लोग समीकरण 2 से रख दें यहाँ पर, तो a बराबर क्या हो जाएगा, f बाई m, और s के स्थान पे क्या रखेंगे, x, क्योंकि x दूरी तय करता है ये। अच्छा f का मान हम लोग अगर समीकरण 1 से देखें तो f के स्थान पे q ही रख सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना। तो ये हो जाएगा v स्क्वायर बराबर 2QE इंटू एक्स और बटे m, यही होगा 2QE एक्स बटे m, ठीक है ना। अच्छा इसके बाद E गुणे x विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के परिभाषा के अनुसार, और हमने विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कल की वीडियो में जो बताए थे, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव में क्या संबंध होता है, E बराबर V अपान डी, ये होता है बच्चों। तो यहाँ से V बराबर क्या हो जाएगा, ईडी हो जाएगा, और डी क्या थी, वहां दूरी थी, और यहाँ दूरी क्या है, x है, तो डी के स्थान पे हम लोग x रख सकते हैं, तो E गुणे x ये रख सकते हैं बच्चों। तो E गुणे x रख सकते हैं, तो E और x के गुणन के स्थान पे हम लोग यहाँ क्या रख सकते हैं, इसको समीकरण 3 दे दें। तो समीकरण 3 से Ex का मान इसमें रखने पर v स्क्वायर में, यानी इसको समीकरण अगर 4 रख दें, तो समीकरण 3 से v का Ex का मान समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है। मैं इसको मिटा दूं बच्चों, इधर का हो गया होगा आपका, तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका v स्क्वायर बराबर, ऊपर देख लें आप, v स्क्वायर बराबर 2q, और Ex के स्थान पे क्या रखेंगे, v, Ex के स्थान पे v, जहाँ v क्या था, विभवांतर था। यहाँ आपको जानकारी के लिए बता दें, ये विभवांतर था या विभव, और ये दूरी था, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका v और बटे m, ये क्या हो जाएगा, v बटे m। तो v बराबर अगर इसका अंतिम वेग निकाले तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2q v बटे m। इस फार्मूले से हम किसी आवेशित कण की गति को हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, उसका वेग ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया। इसके अलावा हम लोग इसकी गतिज ऊर्जा भी निकाल सकते हैं, तो इसको मैं मिटा दूं। इसके अलावा इस कण की गतिज ऊर्जा निकालना हो तो हम लोग जानते हैं गतिज ऊर्जा के बराबर क्या होता है बच्चों, किसी भी कण की गतिज ऊर्जा 1/2 mv स्क्वायर होती है, 1/2 mv स्क्वायर यही होता है। तो v स्क्वायर का मान यहाँ से रखते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 1/2 m, v स्क्वायर के स्थान पे क्या रख सकते हैं, 2qv, ये v जो है विभवांतर है, बटे m, यही है। तो m से m कट जाएगा बच्चों, तो क्या बचेगा, 1/2, अच्छा 2 से 2 भी कट जाएगा, 2 से 2 भी कट जाएगा, तो यहाँ हमारे पास फाइनली क्या बच जाता है, q गुणे v। तो q गुणे v, यही इसकी गतिज ऊर्जा होगी, 1/2 mv स्क्वायर, यही क्या होगी, इसकी गतिज ऊर्जा होगी। तो इस फार्मूले से हम लोग इस कण की गतिज ऊर्जा भी निकाल सकते हैं। तो एक चीज यहाँ पर और देख लें कि अगर कोई आवेश, अगर इलेक्ट्रॉन हो, तो उसकी गतिज ऊर्जा इस फार्मूले से निकाल सकते हैं, अगर उसे 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाए तो देख लीजिए, अगली हेडिंग यही है। तो अगली हेडिंग क्या है बच्चों, देखो इसको मैं मिटा दूं। सॉरी, तो अगली हेडिंग है
ऊर्जा का मात्रक। क्या है बच्चों? ऊर्जा का मात्रक। साथ साथ मेरे आप नोट्स बनाते रहें। ऊर्जा का मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यदि किसी इलेक्ट्रॉन को, क्या है इसकी परिभाषा? यदि किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित कर दें तो जो ऊर्जा यह प्राप्त करता है उसी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या हो जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है बच्चों? 1.6 गुणे 10 की घात 19 कूलाम, और गुणे ये क्या है? विभवांतर है। 1 वोल्ट का विभवांतर से त्वरित कर रहे हैं तो विभवांतर 1 वोल्ट रख दिया। 1 वोल्ट रख देने पर क्या हो जाएगा बच्चों? तो ये गतिज ऊर्जा के बराबर क्या, इसकी ऊर्जा जो होगी एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये किसके बराबर हो जाएगी? 1.6 गुणे 10 की घात 19, और इसको कूलाम गुणे वोल्ट को क्या कहते हैं? जूल। क्या कहते हैं? जूल। तो किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के विभवांतर से जब हम त्वरित करते हैं तो वह जितनी ऊर्जा प्राप्त करता है वही 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा? 1.6 गुणे 10 की घात 19 जूल। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ गया, यह ऊर्जा का छोटा मात्रक है। तो इसके और भी मात्रक जैसे मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, सवाल में ये सब आएगा इसलिए बता दे रहे हैं। तो 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर हम लोग निकालें, इस ऊर्जा का मान कितना होगा? क्योंकि हम जानते हैं 1 मिलियन बराबर कितना होता है? 10 की घाते 6, और 1.6 गुणे 10 की घाते 19 कितना जूल। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर आप सिंप्लीफाई कर लें तो ये क्या हो जाएगा? 1.6 गुणे 10 की घाते 19 में से 6 गए 13, इतना जूल हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? 1.6 गुणे 10 की घाते -13 जूल। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको यह समझ में आया। इसके अलावा भी 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ऊर्जा का इस बड़ा मात्रक। तो बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जहाँ बी बिलियन है, तो 1 बिलियन बराबर आप जानते हैं बच्चे क्या होता है? 1 बिलियन बराबर होता है 10 की घाते 9 गुणे, अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट के स्थान पे 1.6 गुणे 10 की घाते 19, इतना जूल रख सकते हैं। तो इसको हल करने पर क्या हमें प्राप्त होता है? 1.6 गुणे 10 की घाते, अच्छा 19 में से 9 घट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा -10 जूल। बताइए बच्चे, समझ में आया? इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या था? ऊर्जा का छोटा मात्रक था। उससे बड़े मात्रक मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट और बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, देर न करते हुए अगले पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं। तो हमारा अगला पॉइंट क्या था? विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं। आप लोग हेडिंग डालें विद्युत स्थितिज ऊर्जा। विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है बच्चों? विद्युत स्थितिज ऊर्जा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत दूरी से किसी स्थिति विशेष तक लाने में किया जाता है। अर्थात मान लो अनंत पर स्थित बहुत सारे आवेश हैं या आवेश समुदाय हैं, Q1 Q2 Q3, मान लो बच्चों Q1 Q2 Q3 या बहुत सारे आवेश समुदाय हैं यहाँ पर अनंत पर। तो एक स्थिति विशेष कहने का मतलब विद्युत क्षेत्र के भीतर, मान लो ये विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जो कार्य किया जाता है वही कार्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या परिभाषा हो जाएगी? किसी बिंदु आवेशों के समुदाय को अनंत से अर्थात शून्य ऊर्जा की स्थिति से किसी विद्युत क्षेत्र में लाने में जो कार्य किया जाता है वही कार्य क्या कहलाता है? विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है बच्चों, आप लोग लिख लिए। माना दो आवेश, माना दो आवेश, इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे बच्चे? इसको मैं मिटा दूं। माना दो आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, मान लो एक Q1 है और ये Q2 है, एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। ठीक है, और इधर अनंत है, मान लो ये लिख दिया मैंने अनंत। ठीक है बच्चों, तो इस आवेश के द्वारा इस आवेश पर लगाया गया विभव क्या होगा? बिंदु Q1 के कारण Q2 पर विभव। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि बिंदु Q1 के कारण बिंदु
Q1 आवेश के कारण Q2 आवेश पर जो विभव होगा तो क्या होगा, V बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा Q1 अपान R। इसको समीकरण 1 दे दें। अब मान लो कि एकांक आवेश को अनंत से हम यहाँ पर स्थिति विशेष यानी इस क्षेत्र में ला रहे हैं, विद्युत क्षेत्र में ला रहे हैं, तो वही विभवांतर या कार्य क्या कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि अनंत से एकांक आवेश को हम जब किसी आवेश को लाते हैं, एकांक आवेश को, तो जो कार्य किया जाता है उस कार्य और आवेश के अनुपात को ही क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। तो इसको इस तरीके से देख सकते हैं, V बराबर W/Q यही होता है। ठीक है, तो W बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, VQ यही होगा। तो ये जब एकांक आवेश था तो इसका एकांक मतलब एक होता है, इकाई, तो Q का मान क्या हो जाएगा, 1। तो क्या हो जाएगा, Q का मान 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये विभवांतर ही इसके कार्य के बराबर है। तो जब एक इकाई आवेश को ला रहे हैं तो V के बराबर हो रहा है। अगर इस Q2 आवेश को यहाँ से लाएं तो क्या होगा, Q2 गुणे V हो जाएगा। जब यहाँ पर देखें, ये एकांक आवेश था, मान लो ये परीक्षण आवेश है, एकांक आवेश जिसका मान 1 होता है। एकांक आवेश का मतलब क्या होता है बच्चों, एकांक आवेश का मान 1 होता है। अगर इसको हम एकांक आवेश नाम दे दें, एकांक इसका नाम है, एकांक आवेश इसका मतलब 1 होता है। तो जब Q0 आवेश को ला रहे थे तो उसका कार्य कितना होता, V गुणे Q0। तो V गुणे Q0 का मतलब क्या हो जाएगा, V। अगर Q2 को अनंत से लाएं तो यह कार्य किसके बराबर हो जाएगा, V गुणे Q2। ठीक है, तो आप लोग लिख सकते हैं इस तरीके से। अतः Q2 आवेश को अनंत से, Q2 आवेश को अनंत से, इसका नाम अगर दे दें B है, ये Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B तक लाने में, अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य बराबर क्या हो जाएगा, VQ2 हो जाएगा। जब एक आवेश को लाते यानी इकाई आवेश को, तो यहाँ 1 का गुणा होता था, अब Q2 आवेश को ला रहे हैं तो Q2 का गुणा होगा। ठीक है ना, जब 1 में ला रहे हैं तो V हो रहा था, तो Q2 को लाएंगे तो V Q2 का गुणा हो जाएगा। तो इसमें अगर हम लोग इस फार्मूले को रख दें, समीकरण 1 से V का मान, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप लिख लें समीकरण 1 से V का मान इस समीकरण में, इसको मान लो समीकरण 2। समीकरण 1 से V का मान समीकरण 2 में रखने पर यहाँ हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ हो जाएगा Q1/R और हो जाएगा यहाँ गुणे Q2, ये वाला इतना मान तो V का है, तो Q2 का गुणा है तो Q2 हो जाएगा। तो फाइनली हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आ गया होगा, यही कार्य जो है विद्युत स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, तो मैं इसको मिटा दूं। आशा करते हैं कि ये डेरिवेशन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या कार्य, यही कार्य ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, तो ऊर्जा को U से व्यक्त करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको, यही आपका विद्युत स्थितिज ऊर्जा है। क्या है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसके बाद वाली जो हेडिंग अपनी है वो क्या है, विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव तो क्या होता है विद्युत द्विध्रुव, चलो देखते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, एक निकाय होता है जिसमें समान परिमाण के आवेश, ये मान लो Q है, समान परिमाण की यानी परिमाण समान होगा, मात्रा आवेश की समान होगी, किंतु प्रकृति विपरीत होगी। ये +Q अगर होगा तो ये -Q होगा, इसी को, यही इसकी प्रकृति है। और परिमाण समान होगा, जैसे 10 कूलाम आवेश इसका होगा तो 10 कूलाम इसका भी होगा,
यानी परिमाण समान होगा लेकिन प्रकृति विपरीत होने, एक ऋणात्मक होगा तो एक धनात्मक होगा। तो ये ऋणात्मक है, एक धनात्मक है। ठीक है बच्चों, अगर ये दोनों अल्प दूरी, बहुत कम दूरी पर, अब अल्प दूरी को मान लो हम 2l रख दें। अच्छा 2l ही क्यों ले रहे हैं, आगे जो है सवाल लगाने में आसानी होती है तो इसलिए यहाँ पर 2l दूरी लिया जाता है। तो इसको 2l ना कह के हम लोग अगर अल्प दूरी कहेंगे तो परिभाषा क्या बनेगी बच्चे, इसका लिख लेंगे आप लोग परिभाषा। समान परिमाण तथा विपरीत प्रकार के विपरीत प्रकार के दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों तो इस प्रकार का निकाय या सिस्टम, निकाय मतलब सिस्टम, व्यवस्था, इस प्रकार का निकाय विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो कहने का मतलब दो आवेश होना चाहिए, एक दूसरे से बहुत कम दूरी, सूक्ष्म दूरी पर होना चाहिए और परिमाण उनका आवेशों का समान होना चाहिए, लेकिन प्रकृति विपरीत होने का मतलब एक धन आवेश होना चाहिए, दूसरा ऋण आवेश। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा विद्युत द्विध्रुव क्या है। अब आगे बढ़ते हैं, अगली हेडिंग इसी में बच्चों मिलता है विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। ठीक है, तो विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है, मैं इसको मिटा दूं, परिभाषा आप लोग लिख लिए होंगे। विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण इन दोनों आवेशों में से, यानी जो विद्युत द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव के आवेश में से कोई एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी का गुणनफल ही क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। इसे पी से व्यक्त करते हैं। क्या व्यक्त करते हैं, पी से। यह एक सदिश राशि होती है। अच्छा, इसकी दिशा किधर से किधर होती है, तो ये इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। ठीक है बच्चों सॉरी। तो विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उन दोनों आवेशों जिससे विद्युत द्विध्रुव मिलकर बना हुआ है। तो परिभाषा इस तरीके से लिख सकते हैं, विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, यहाँ हेडिंग डाल दीजिए, विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उन आवेशों में से उन आवेशों जिससे कि विद्युत द्विध्रुव निकाय बना हुआ है, जिससे कि विद्युत द्विध्रुव बना हुआ है, विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उन आवेशों में से जिससे कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बना हुआ है, किसी एक आवेश के परिमाण, किसी एक आवेश के परिमाण तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया।
विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उन आवेशों में से जिनमें जिससे कि विद्युत द्विध्रुव ये बना हुआ है। जैसे विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? दो दो समान परिमाण के आवेश और विपरीत प्रकार के प्रकृति के जो है आवेश होते हैं, एक दूसरे से अल्प दूरी पर होते हैं। तो इन दोनों आवेशों में किसी एक आवेश को ले लें, किसी एक आवेश को ले लिया हमने, चाहे धन हो चाहे ऋण हो, किसी भी आवेश को एक ले लें, उसके परिमाण को, और इनके बीच की दूरी के गुणनफल को अगर इस तरीके से रख दिया जाए, यानी आवेश और उनके बीच की दूरी का गुणा कर दिया जाए, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्राप्त हो जाता है। तो हमें उम्मीद है आपको विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण समझ में आ गया। यह एक सदिश राशि है, इसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। यह जो है आंशिक रूप से उन आवेशों में से जिससे कि विद्युत द्विध्रुव बना हुआ है और उनके बीच की दूरी दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। यानी एक किसी एक आवेश के परिमाण तथा उन दोनों के बीच की दूरी 2l या अल्प दूरी कह सकते हैं, के गुणनफल के बराबर होता है। तो मेरे बच्चों आपको समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद है। ठीक है, अगली हेडिंग है बच्चों, ठीक है बच्चों, तो अगली हेडिंग क्या है? एक समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर कार्य करने वाला बलयुग्म का आघूर्ण। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे एक समरूप विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र में या एक समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर कार्य करने वाला बलयुग्म, कार्य करने वाला बलयुग्म का आघूर्ण, बलयुग्म का आघूर्ण। तो ये हेडिंग है बच्चों, एक समान रूप से विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर कार्य करने वाले बल युग्म का आघूर्ण। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि बल युग्म क्या होता है। तो बल युग्म का मतलब बच्चे जान लीजिए, युग्म, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, युग्म का मतलब जोड़ा, यानी दो बल काम करेंगे तभी बल युग्म बन पाएगा और विपरीत दिशा में कार्य करेंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चे, ये एक समान रूप से विद्युत क्षेत्र है, कोई एक समान रूप से कोई विद्युत क्षेत्र है और इसमें विद्युत द्विध्रुव निकाय रखा गया है। ये माइनस क्यू आवेश है, मान लीजिए प्लस क्यू, तभी विद्युत द्विध्रुव निकाय बन पाएगा। और इनके बीच की दूरी मान लो 2l है। कितना है बच्चों? 2l। विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है। ठीक है, तो एक समान रूप से विद्युत क्षेत्र में ये रखे हुए हैं, तो इन पर कार्य करने वाला जो बल होगा, प्लस क्यू का दिशा ये होगा, क्यू ई, ये बल होगा, और माइनस क्यू के कारण जो बल होगा इस दिशा में लगेगा बच्चों, इस दिशा में, इस दिशा में लगेगा, और ये इस दिशा में लगेगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि समान बल लग रहा है लेकिन इनकी प्रकृति विपरीत है, सॉरी दिशा विपरीत है। ठीक है, तो ये क्या बनाएंगे? बलयुग्म बनाएंगे, क्योंकि ये जो है विद्युत क्षेत्र की दिशा में होने का प्रयास करते हैं। क्योंकि ये बल जब ऐसे लगेगा बच्चों, ऐसे लगेगा तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में हो जाएंगे ये। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? तो इसीलिए बलयुग्म काम कर रहा है विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने के लिए। अच्छा, इसका अगर हम लोग नाम दे दें, तो अगर इसका नाम रख दें ए, ये बी, ठीक है, तो अगर मान लो ये थीटा कोण पर स्थित है, यहाँ से अगर एक डॉटेड लाइन खींच दें तो ये सी हो गया बिंदु। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का कोण जो बच्चों है वो थीटा है। ठीक है, तो बल युग्म का आघूर्ण हमको चाहिए। ठीक है, तो बल युग्म का आघूर्ण जो होता है वो टा से प्रदर्शित करते हैं, टा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यहाँ इसको समझने से पूर्व थोड़ा सा हम लोग यहाँ समझ लें, पाइथागोरस थ्योरम में जो हम लोग जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से किसी समकोण त्रिभुज में जो थीटा होता है, समकोण त्रिभुज में कोई जो कोण होता है, ये इसके सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। क्या कहलाती है? लंब। और ये वाली भुजा क्या कहलाती है? आधार। हम सभी परिचित हैं इससे। और ये कहलाती है कर्ण। क्या कहलाती है? कर्ण। तो साइन थीटा यहाँ से अगर हम लोग निकालें, इसका नाम रख दें अगर, ये हो जाएगा आपका बी ए सी, इसका नाम रख दें।
तो यहाँ पर अगर हमको साइन थीटा निकालें तो ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब ए बी है बटे कर्ण क्या है, ए सी है। तो कहने का मतलब बच्चों, अगर हमें ए बी का मान निकालना हो तो यहाँ से ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी साइन थीटा, यही होगा। ए बी का मान कितना होगा, ए बी बराबर ए सी इधर भाग में है, इधर नीचे है तो उधर जाएगा, गुणे में हो जाएगा। ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी साइन थीटा। इसी प्रकार से अगर हमें बी सी निकालना हो तो कास थीटा का निकालना पड़ेगा। कास थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, बी सी बटे ए सी, यही होगा। तो यहाँ से बी सी अगर हम लोग निकालेंगे तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, ऊपर लिख दे रहा हूँ, बी सी बराबर हो जाएगा ए सी कास थीटा। इसका मतलब क्या है, मैं क्यों बता रहा हूँ यहाँ, इसका मतलब ये है, आगे बहुत काम देगा बच्चों सवाल लगाते समय, इसीलिए बता रहे हैं। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में थीटा के सामने वाली भुजा अगर हमको निकालना है, ए बी निकालना हो, तो हम कर्ण में क्या कर दें, कर्ण में साइन थीटा का गुणा कर देंगे। ठीक है, यहाँ देखिए चित्र में, और यहाँ देखिए ए बी बराबर क्या आ गया, ये ए सी क्या है, कर्ण है, तो कर्ण में साइन थीटा का गुणा कर देंगे तो लंब वाली भुजा प्राप्त हो जा रही है। और इसी कर्ण में ए सी कर्ण है, यहाँ देखिए एसी कर्ण है, एसी में अगर हम लोग कास थीटा का गुणा कर दें तो आधार यानी बीसी भुजा प्राप्त हो जाएगी। समझ में आ रही बात की नहीं। तो हमें उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ गई होगी बात। ठीक है, तो मैं मिटा दूं इसको। इसी प्रकार से देखिए बच्चे यहाँ भी है, ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ भी है, ये समकोण त्रिभुज है मान लीजिए। तो ये थीटा कोण है, तो बल युग्म का आघूर्ण क्या होता है, बल युग्म बराबर होता है, पहले बल युग्म की परिभाषा से क्या होगा, बल युग्म बराबर होता है, बल युग्म का आघूर्ण बराबर होगा, बराबर इसको टा से प्रदर्शित करते हैं, बराबर बल गुणे बल की क्रिया रेखा के बीच की लंबिक दूरी। तो बल की क्रिया रेखा क्या है, देखिए एक बल यहाँ इधर काम कर रहा है प्लस क्यू के द्वारा बल जो है, और एक बल माइनस क्यू के द्वारा इधर जो काम कर रहा है, ये इनकी क्रिया रेखा ये है, ये देख रहे हैं, और इसकी क्रिया रेखा ये है। तो इन दोनों के बीच की दूरी, बल गुणे बल की क्रिया रेखा के बीच की दूरी का गुणनफल ही क्या कहलाता है, आघूर्ण कहलाता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं दोनों बलों के बीच की दूरी, ठीक है ना, बलों के बीच की दूरी, बलों के बीच की दूरी, यही होता है आघूर्ण की परिभाषा से। ठीक है ना, तो बल युग्म का आघूर्ण टा बराबर क्या हो जाएगा, बल गुणे बलों के बीच की दूरी। तो आप जानते हैं कि बल क्या है, बल क्यू ई काम कर रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे बल क्यू ई, और गुणे दूरी क्या है बच्चों, बी सी। अगर इस चित्र को हम लोग ध्यान देखें तो ए सी बी है, तो इस बल की क्रिया रेखा ये है और इस बल की क्रिया रेखा ये है, ये वाले क्यू ई की माइनस क्यू के द्वारा, तो इनके बीच की दूरी क्या है, बी सी है। तो बच्चे समझिए बच्चों, अगर कोई दिक्कत हो तो हमें बताएं, फिर से हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, बी सी। अब ये थीटा है, और थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। अभी हम लोगों ने देखा था कि अगर हमको लंब निकालना हो तो क्या कर देते हैं, कर्ण में साइन थीटा का गुणा कर देते हैं। अभी आपने देखा था इस त्रिभुज में, क्या देखा था, अभी आपने देखा था बच्चों, ये ए था, ये बी था, ये सी था, ये कर्ण था, तो ये 90 डिग्री है। तो यहाँ पर ए बी बराबर क्या निकाले थे हम लोग, कर्ण में क्या कर देते थे, इस भुजा का गुणा कर देते थे, कर्ण में जो है साइन थीटा का गुणा कर देते थे। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार आधार निकालना होता था तो क्या कर देते थे, कर्ण में कास थीटा का गुणा कर देते थे। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप देखिए कर्ण क्या है, 2l के बराबर है, कर्ण जो ए बी है इसका, इसके बराबर है, इस चित्र में देखिए तो 2l के बराबर है। तो यहाँ पर हम लोग लिख दें बलों के बीच की दूरी, पहले यहाँ पर बी सी लिख दें, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हुई। तो क्या हो जाएगा, क्यू ई गुणे बी सी के बराबर स्थान पे क्या लिख सकते हैं, थीटा के सामने वाली भुजा लंब है, तो लंब निकालने के लिए हम कर्ण में साइन थीटा का गुणा कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा 2l, यहाँ इसका कर्ण 2l है, और साइन थीटा का गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 2l साइन थीटा। ठीक है, बीसी का मान आ जाएगा। ठीक है, समझ में आएगा नहीं, इस चित्र में अगर ए बी सी में इसमें निकालें, इसको छोड़ दीजिए, तो बीसी का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, बीसी बराबर यहाँ हो जाएगा 2l साइन थीटा। क्यों, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो बीसी बटे कर्ण क्या है, 2l के बराबर है।
ठीक है ना, 2l या AC AB है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा BC/2l। अब 2l का यही गुणा हो जाएगा, तो 2l sin थीटा हो जाएगा BC के स्थान पे। तो वही हम लिखे हैं बच्चों। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दें अगर, तो क्या हो जाएगा 2l गुणे Q इंटू E sin थीटा। ठीक है, तो बल युग्म का आघूर्ण क्या आ गया 2l इंटू Q इंटू E। अच्छा, 2l इंटू क्यू को क्या बोलते हैं बच्चे, P। क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। क्या बोलते हैं, विद्युत, अभी इसके पहले विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण हम लोग देखे थे, उसको P से प्रदर्शित करते थे। तो क्या होता था, आवेश तथा उनके बीच की दूरी का गुणनफल वही विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होता है, उसे हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, P से। तो इसको मिटा दें मैं। देखो बच्चों, इसके स्थान पे हम लोग क्या लिख देंगे, P। तो क्या हो जाएगा, बल युग्म का आघूर्ण टा बराबर हो जाएगा P, और ये क्या है E sin थीटा, तो ये हो जाएगा E sin थीटा। क्या हो जाएगा, तो आपको एक फार्मूला प्राप्त हो गया, बल युग्म का आघूर्ण बराबर क्या हो जाएगा, विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण गुणे E sin थीटा। ठीक है ना, ये हो गया आपका टा बराबर PE sin थीटा। इस फार्मूले को जरूर याद रखेंगे बच्चों, जब सवाल बताया जाएगा तो इसमें ये सब काम आएगा। ठीक है ना, तो एक समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर कार्य करने वाला बल युग्म का आघूर्ण टा बराबर क्या हो जाएगा, PE sin थीटा। अच्छा, इसके स्थान पे हमने P अगर न समझा तो यहाँ लिख देना, जहाँ P बराबर 2l इंटू क्यू। ठीक है ना, इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या लिख दिए हैं, P लिख दिए हैं। समझ में आ रही बात। अच्छा, चलो बच्चों, आगे हम अगली हेडिंग है, विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। तो इसको मिटा दें बच्चों। विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, ये हेडिंग है बच्चों। तो कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। ये मान लो एक समान विद्युत क्षेत्र है। क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र है, और इसमें किसी विद्युत द्विध्रुव को हम लोग रख दे रहे हैं। ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में मान लो प्रारंभिक अवस्था में ये रखे हुए हैं, ये मान लीजिए रख दिए, ये मान लीजिए हो गया -Q, ये +Q, और इनके बीच की दूरी 2l है। इनके बीच की दूरी क्या है, 2l है। इनके बीच की दूरी क्या है बच्चों, 2l है। और ये मान लो इनका मध्य बिंदु अगर O है। ठीक है, अब इनकी प्रारंभिक स्थिति विद्युत क्षेत्र की दिशा में है, रखे हुए हैं। तो इनको घुमाएंगे जब, तो मान लो थीटा कोण पे घुमा रहे हैं, विक्षेप की स्थिति कितनी है, थीटा कोण पे, तो ये मान लो थीटा कोण हो गया। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है चित्र। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, इसको मैं थोड़ा सा और दूर बना रहा हूँ, थोड़ा स्पष्ट हो जाएगा चित्र जो है। ये मान लीजिए है, तो ये -Q है और ये +Q। ठीक है, ये स्पष्ट होने के लिए ऐसा बनाया जा रहा है। तो जब घुमाएंगे बच्चों तो ये क्या हो जाएगा, आप देख रहे हैं इधर विद्युत क्षेत्र की दिशा है ये, तो ये इस स्थिति से कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। इसका नाम मैं रख देता हूँ, देखिए इसका नाम मान लो AB है, और जब घुमा देंगे तो यह A', B' की स्थिति में आ जाता है। इसका नाम रख दिया A', B'। अच्छा, ये यहाँ से घूम करके कहाँ आ गया, यहाँ। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। इसी प्रकार ये वाला भाग घूम के कहाँ चला जाएगा, ये, क्योंकि ये जो है थीटा कोण पर विक्षेप हो रहा है। ठीक है ना, चित्र में आप देखें समझ में आएगा। तो अगर यहाँ से हम लोग ये लंब डाल दें तो इसकी स्थिति ये हो जाती है, देखें आप। ठीक है, अगर O मध्य बिंदु है तो O से A तक के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, L, और O से B तक की दूरी भी क्या कहलाएगी, L, और O से A' तक की दूरी भी L होगी, और O से B' तक की दूरी भी L होगी। इस बिंदु का नाम मान लो C रख दे रहे हैं, इसका D रख दे रहे हैं। बताइए बच्चे, समझ में आया यहाँ तक।
कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मान लो जब इसको हम घुमाएंगे तो विद्युत बल जो लग रहा है इस आवेश के कारण इधर, उसके विरुद्ध हमको कार्य करना पड़ेगा। तो मान लो कि W1 कार्य करना पड़ रहा है। ठीक है, आप इसको माना करके लिख सकते हैं कि माना एक समान रूप से विद्युत क्षेत्र ई है जिसमें किसी विद्युत द्विध्रुव AB को विद्युत क्षेत्र की दिशा में प्रारंभिक अवस्था में रखा गया था। इसको थीटा कोण पर विक्षेप कर दिया गया। तो विक्षेपित करने पर यह A डैश B डैश स्थिति में आ जाता है। पहले किस स्थिति में था? A और B स्थिति में था, A B स्थिति में था। अब A डैश B डैश स्थिति में आ जाता है। कब? जब थीटा कोण पर हम लोग विक्षेपित करते हैं तब। ठीक है, इसके बाद देखेंगे बच्चे, तो मान लो कि इसको यहाँ बी से बी डैश स्थिति में ले जाने में W1 कार्य करना पड़ा प्लस Q के द्वारा। ये प्लस Q आवेश था, तो यहाँ ये आ जाएगा प्लस Q आवेश। ठीक है, तो मान लो W1 कार्य करना पड़ा, तो कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन होता है। क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। यही होता है बच्चों, बल गुणे विस्थापन। ठीक है, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। तो बल का मान तो वही QE होगा, और विस्थापन कितना होगा? देखिए बच्चे, यह इस स्थिति से यहाँ तक आ गया, मतलब विस्थापन क्या होता है? प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु के बीच की लंबवत दूरी। तो इसकी क्रिया रेखा जो है ये इसके और इसके बीच की लंबवत दूरी इतना होगी। ठीक है, नहीं समझा? फिर से देखेंगे, जैसे मान लीजिए ये है, ये दो स्थितियां हैं और एक ये स्थिति है, तो इनके बीच की जो लांबिक दूरी होगी वही विस्थापन होगा। यानी बहुत कम दूरी, जो अल्प दूरी होती है दो बिंदुओं के बीच की, उसी को क्या बोलते हैं? विस्थापन। तो आप देख सकते हैं यहाँ तक दूरी था, अब ये सिकुड़ करके यहाँ आ गया, क्योंकि ये थीटा कोण पर विक्षेपित होने पर। तो विस्थापन कितना हो जाएगा? dB। विस्थापन कितने के बराबर होगा? dB। ठीक है, इस चित्र में देखें, dB। उसी प्रकार से ए सिकुड़ करके कहाँ पहुंच गया है? C के पास। यानी ये दूरी जो है, ये डैश स्थिति कहाँ पहुंच गई? C के पास पहुंच गई है। तो dB को अगर हमें निकालना पड़े तो बच्चों क्या होगा? dB बराबर, अगर इतने में से इतना घटा दें, यानी OB में से OD घटा दें, तो dB प्राप्त हो जाएगा। इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं QE इंटू OB माइनस OD। भाई ये OB स्थिति है और ये OD, इतने में से इतना निकाल दे तो यही बचेगा, ये हो जाएगा आपका OD। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका QE इंटू, अच्छा OB बराबर है क्या? O AB का मध्य बिंदु था, तो यह दूरी क्या हो जाएगी? L, क्योंकि पूरी दूरी 2L है। ये हो जाएगा L माइनस, अच्छा OD कैसे निकालेंगे? OD का मान नहीं मालूम है हमको, तो आप देखिए इसको, यह समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज है। तो हम जानते हैं बच्चों कि अभी अभी आपको दिखाया था कि जो आधार निकालने के लिए क्या कर देते हैं? हाइपोटेन्यूज जो कर्ण में क्या कर देते हैं? cos थीटा से गुणा कर देते हैं। इसके पहले वाले चित्र में देखे थे आप, ये थीटा था, तो यह भुजा निकालने के लिए क्या कर देते थे? अगर लंब, ये वाली लंब निकालना होता था तो साइन थीटा से गुणा करते थे, और आधार निकालना हो तो cos थीटा से। ठीक है, तो OD बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? यह दूरी L है, ये कर्ण है, ये कर्ण है, क्योंकि ये मध्य बिंदु है, तो यहाँ से यहाँ तक की O डैश B डैश की दूरी भी क्या होगी? L होगी। तो कर्ण में हम लोग क्या कर दें? cos थीटा का गुणा कर दें, तो क्या हो जाएगा? cos थीटा। ठीक है ना? देखो, न समझ में आए तो यहाँ से देख लीजिएगा, यह दूरी अगर L है, ठीक है, यह दूरी L है और ये लंब है, इसका नाम रख दें A, तो क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, तो ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण, कर्ण यही है, तो BC बराबर क्या हो जाएगा? L का cos थीटा में गुणा हो जाएगा तो BC आ जाएगा। तो यहाँ पर BC ना है बल्कि OD है, यहाँ पर आधार क्या है? OD है, तो OD बराबर क्या हो जाएगा? L गुणे cos थीटा, यही रख दिए हैं। ठीक है, यहाँ से L कॉमन कर लो, तो यहाँ से L कॉमन कर लेंगे तो L बाहर आ जाएगा। क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। यहाँ बचेगा 1 माइनस cos थीटा। क्या होगा? 1 माइनस cos थीटा। ये WN1 आ रहा है बच्चों, ठीक है ना? अच्छा, ये तो प्लस Q आवेश को जब B से B डैश पे ले गए थे तब हुआ कार्य। इसी प्रकार से ये माइनस Q यहाँ आएगा, यानी A से A डैश की स्थिति में आएगा जब, तो ये भी कार्य किया जाएगा। तो मान लो इसके द्वारा किया गया कार्य W2 है, तो इसी प्रकार वो भी निकाल लेंगे। तो क्या आ जाएगा बच्चों? Q, क्योंकि बल का मान समान है तो बल का मान QE ही होगा, केवल दिशा विपरीत है। तो निकाल लेंगे बच्चों, तो ये भी क्या आ जाएगा? L माइनस 1 इंटू cos थीटा, यही आएगा।
तो टोटल कार्य कितना होगा, ये पूरा विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य क्या होगा, W1 और W2 का जोड़ होगा। तो टोटल कार्य बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख दे टोटल वर्क बराबर क्या हो जाएगा, W1 प्लस W2, ठीक है ना, अर्थात W बराबर W1 प्लस W2। यही कार्य जो है हमको निकालना है, तो आइए जोड़ देते हैं, इधर मिटा दें, मिटा दे रहा हूं बच्चों। तो W1 और W2 का मान रख दें बच्चों, तो W बराबर हो जाएगा W1 प्लस W2। तो W1 बराबर आया है QE L 1 माइनस कास थीटा प्लस QE W2 का मान भी यही आया है QE L 1 माइनस कास थीटा। ठीक है बच्चों, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हमारे पास आ जाएगा 2QEL इंटू 1 माइनस कास थीटा। ठीक है ना, इस तरीके से हमको ये प्राप्त हो गया। अच्छा, थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2, इसको क्या लिख सकते हैं 2L इंटू QE 1 इंटू कास थीटा। ठीक है, तो 2L इंटू क्यू को क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P से व्यक्त करते हैं, अभी अभी इसके पहले देखे थे। ये हो जाएगा PE, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कास थीटा। तो टोटल कार्य क्या हो गया, W बराबर PE 1 माइनस कास थीटा। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया, हमें उम्मीद है। ठीक है, W बराबर क्या आ गया PE 1 माइनस कास थीटा। तो ये फार्मूला किस लिए है, विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को जब घुमाते हैं थीटा कोण से। ठीक है, अब इसकी कई स्थितियां आपको प्राप्त होंगी, इसको मिटा दें। थीटा का मान मान लो रख दें, थीटा का मान अगर 0 होता है तब क्या वैल्यू आएगा, थीटा का मान 90 डिग्री रख दे तब क्या होगा, थीटा का मान 180 डिग्री पर रखने पर क्या होगा। तो चलिए देख लेते हैं। जब थीटा का मान 0 होगा तो कास 0 का मान आप जानते हैं, थीटा का मान 0 होगा तब क्या होगा। ये तीन स्थितियां हैं बच्चों। तो थीटा का मान 0 रख के देखिए, तो थीटा का मान जब 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा PE पहली स्थिति में। ठीक है, थीटा बराबर 0 रखने पर ये हो जाएगा 1, कास 0 का मान 1 होता है, तो कास 0 का मान क्या हो जाएगा 1, तो 1 में से 1 घट जाएगा 0, तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा 0, अर्थात ये इस स्थिति में कार्य कितना हो जाएगा 0। ठीक है ना, कोई कार्य नहीं होगा, कहने का मतलब ये है। दूसरी स्थिति में क्या हो जाएगा, इसको मिटा दें। तो दूसरी स्थिति में क्या हो जाएगा बच्चों, दूसरी स्थिति में जब थीटा का मान 90 रखोगे तो कास 90 का मान क्या आता है, कास 90 का मान कितना होता है 0 होता है। तो क्या हो जाएगा, उस स्थिति में कार्य अधिकतम होता है, तो PE यहाँ कितना हो जाएगा, उस स्थिति में कार्य कितना होगा बच्चों PE 1, और यहाँ कास 90 का मान 0 होता है तो ये हो जाएगा PE, माफ कीजिएगा अधिकतम नहीं होता है, W बराबर PE होगा। तो ये स्थिति में आ गया। तीसरी स्थिति क्या है, जब थीटा का मान 180 होगा, तो थीटा का मान 180 रख दें इसी फार्मूले में, तो क्या हो जाएगा बच्चे W बराबर हो जाएगा PE, और यहाँ हो जाएगा 1, कास 180 अंश का मान कितना होता है -1, तो -1 और -1 मिलके कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो इसका गुणा हो जाएगा 2PE। इस स्थिति में कार्य का मान अधिकतम होता है। ठीक है बच्चों, हमें उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली हेडिंग क्या है, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। अभी इसके पहले हम लोग पढ़े थे विद्युत स्थितिज ऊर्जा, अभी क्या है विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। तो इसको मैं मिटा दूं बच्चों, ये तीन स्थितियां याद रखेंगे, सवाल लगाने में काम आएगा। ठीक है बच्चों, तो अगली हेडिंग डाल लें। ठीक है बच्चों, तो विद्युत क्षेत्र की में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, ये हमारा लास्ट हेडिंग आज का होगा। तो क्या होती है ये, हमने अभी भी लिख दिया है इसे, विद्युत क्षेत्र में शून्य ऊर्जा की स्थिति से किसी स्थिति विशेष तक विद्युत द्विध्रुव को ले जाने में किए गए कार्य को विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। देखिए ठीक है ना, अभी हम लोग केवल आवेशों की स्थिति ऊर्जा पढ़े थे, क्या है द्विध्रुव द्विध्रुव को जब ले जा रहे हैं, अभी आवेशों को केवल ले जा रहे थे, अब यहाँ द्विध्रुव को ले जा रहे हैं, एक निकाय को ले जा रहे हैं। तो शून्य ऊर्जा की स्थिति से किसी स्थिति विशेष तक विद्युत द्विध्रुव को ले जाने में किए गए कार्य को ही उस द्विध्रुव की स्थिति
ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा को यू से प्रदर्शित करते हैं बच्चों, ठीक है। तो शून्य ऊर्जा स्थिति क्या है, मतलब ये शून्य ऊर्जा की स्थिति तब मानी जाती है जब कोई चीज अनंत पर होता है, अर्थात द्विध्रुव को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में, या स्थिति विशेष उसी को लिख दिया गया है, ऊर्जा की स्थिति से किसी स्थिति विशेष तक, ठीक है ना। तो लाने में जो कार्य किया जाता है वही द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा होती है, ठीक है ना। तो यह सिद्ध किया जा सकता है कि द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा जो होती है, शून्य ऊर्जा जो है अनंत पर होती है, ठीक है ना। तो थीटा विक्षेप की स्थिति में द्विध्रुव पर विद्युत क्षेत्र में कार्य करने वाले बल युग्म का आघूर्ण अभी हम लोगों ने देखा था, टा बराबर क्या होता है, पीई साइन थीटा, यही होता है बच्चों। तो ये शून्य ऊर्जा की स्थिति तभी होगी जब वह क्षेत्र से क्या हो, लंबवत रखा हो, ठीक है। तो इसका मतलब प्रारंभिक स्थिति शून्य ऊर्जा की स्थिति में थीटा 1 बराबर 90 डिग्री, और 90 डिग्री से हम लोग थीटा डिग्री कोण पर उसको घुमा रहे हैं या ला रहे हैं, ठीक है ना। तो पहली स्थिति क्या थी, थीटा बराबर 90 डिग्री, और जब घुमा करके उसको हम स्थिति विशेष में कर रहे हैं तो थीटा डिग्री पर मान लो, थीटा 2 बराबर थीटा मान लो, ठीक है ना। तो मान लो डी थीटा विक्षेप की स्थिति दी जाती है, डी थीटा विक्षेप की स्थिति दी जाती है। तो इस स्थिति में किया गया कार्य क्या होगा, ठीक है। तो इस स्थिति में किया गया कार्य मान लो डी डब्ल्यू है, ठीक है। तो डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा, डी डब्ल्यू बराबर ये हो जाएगा टा गुणे डी थीटा, यही होगा। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। तो चूंकि यहाँ बल युग्म का आघूर्ण काम करेगा क्योंकि द्विध्रुव है, तो क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू बराबर टा गुणे डी थीटा, ठीक है। तो इसका इंटीग्रल अगर हम लोग निकालें तो टोटल कार्य प्राप्त हो जाएगा। तो ये हो जाएगा डी डब्ल्यू, इंटीग्रल ऑफ डी डब्ल्यू बराबर यहाँ हो जाएगा टा इंटू डी थीटा, ठीक है। तो इसको बाहर कर लें, ये हो जाएगा डब्ल्यू बराबर यहाँ हो जाएगा थीटा 1 से थीटा 2, तो थीटा 1 90 डिग्री है, ये थीटा, तो यहाँ थीटा 2 90 डिग्री है, थीटा 2 कितना है, सॉरी थीटा 1 90 डिग्री है, थीटा 2 क्या है, थीटा के बराबर है, ठीक है बच्चों। तो चलिए आगे इसको हल करते हैं, यहाँ हो जाएगा टा, यहाँ हो जाएगा डी थीटा, ठीक है ना। अच्छा टा का मान रख दे हम लोग, टा का मान कितना है यहाँ से, पी साइन थीटा। तो चलो रख देते हैं टा को यहाँ पर, एक मिनट थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ हो जाएगा पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। तो पी कांस्टेंट वैल्यू है, इसको बाहर निकाल लेंगे बच्चों, ये हो जाएगा आपका थीटा, यहाँ हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो इसको हल जब करते हैं तो ये आ जाएगा पी ई, यहाँ हो जाएगा थीटा टू 90 डिग्री, यहाँ हो जाएगा साइन थीटा और डी थीटा, ठीक है बच्चों। यहाँ तक समझ में आया, थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो सकता है क्योंकि जिनको जो है मैथ नहीं आता है, इंटीग्रल नहीं आता है, उनके लिए थोड़ी समस्या होगी, और वो लोग इसको देख लेंगे भाई, ठीक है। बायो वालों को थोड़ी समस्या हो सकती है, मैथ वालों को प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। थोड़ा सा इसमें मैथ है तो देखेंगे बच्चों, इसको थोड़ा और हल करें, इसको मैं मिटा दूं, आगे देखेंगे। ये आ जाएगा आपका W बराबर हो जाएगा साइन थीटा का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कास थीटा, और लिमिट जो लगती है बच्चों वो क्या होती है, ये पी ई माइनस कास थीटा, और जो ये लिमिट आप देख रहे हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगती है। यहाँ थीटा है ये 90 डिग्री, इसको अपर लिमिट बोलते हैं, इसको लोअर लिमिट। तो इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी ई यहाँ हो जाएगा बच्चों माइनस, थीटा के स्थान पे थीटा रख दें, कास थीटा माइनस लोअर लिमिट जब लगाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये पहले से माइनस है, यहाँ हो जाएगा कास 90 डिग्री। तो इसको जब हल करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस कास थीटा और माइनस माइनस प्लस, यहाँ हो जाएगा कास 90। तो कास 90 का मान कितना होता है, ठीक है, कास 90 का मान कितना होता है, 0। तो इसको मिटा देता हूँ, तो कास 90 का मान 0 होगा तो 0 रख दीजिए, यहाँ हो जाएगा माइनस कास थीटा, इसका मान 0 हो गया, तो माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस पी कास थीटा, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। ये हो गया विद्युत द्विध्रुव को की स्थिति ऊर्जा जब विद्युत क्षेत्र में हम विद्युत द्विध्रुव को घुमाते हैं। इसकी भी कई स्थितियां होती हैं, जैसे थीटा का मान
पहली स्थिति थीटा का मान जब 0 डिग्री हो, थीटा का मान जब 90 डिग्री हो यानी क्षेत्र के लंबवत हो, तीसरी स्थिति थीटा का मान 180 डिग्री हो, तब क्या होगा। तो रख करके देख लीजिए। तो पहली स्थिति में जब थीटा का मान 0 डिग्री है तो cos 0 का मान 1 होता है, तो W बराबर क्या हो जाएगा, माइनस PE गुणे 1 बराबर माइनस P। पहली स्थिति में जब थीटा बराबर 0, यह स्थिति है, स्थिति 1, स्थिति 2, स्थिति 3। स्थिति 2 के लिए अगर हल करें बच्चों तो हम लोग क्या हो जाएगा, माइनस P cos थीटा का मान 90 है तो cos 90 का मान 0 होता है, ये हो जाएगा बच्चों 0, और यानी क्षेत्र के लंबवत। इसके बाद 180 डिग्री रखेंगे तीसरी स्थिति में, तो ये हो जाएगा आपका माइनस PE, और यहाँ हो जाएगा cos थीटा cos 180 अंश है, तो cos 180 अंश का मान माइनस 1 होता है, ये हो जाएगा 2, माइनस माइनस यहाँ गुणा होकर प्लस हो जाएगा 2P। ठीक है बच्चों, तो हमें उम्मीद है आपको तीनों स्थिति ये समझ में आ गया होगा। विद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा समझ में आ गया, आवेशित कण की गतिज ऊर्जा समझ में आ गया होगा, आवेशित कण का वेग ज्ञात कैसे करेंगे वो समझ में आ गया होगा, विद्युत द्विध्रुव क्या है, विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या है, बल युग्म का आघूर्ण क्या है। तो ये सारी चीज़ें आज के जो है वीडियो हमने कंप्लीट किया है। आशा करते हैं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा बच्चों। अगर नहीं समझ में आता है तो आप हमसे बिल्कुल पूछ सकते हैं, हमें कमेंट करके बताएं, हम आपको अगली वीडियो में फिर से बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।